साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यंजन के बारे में जानकारी करेंगे। व्यंजन की इससे पिछली कक्षा में भी हमने बातें की थी कि व्यंजन किसे कहते हैं और उसका दो प्रकार से वर्गीकरण। उनमें से एक था उच्चारण स्थान के आधार पर, जो हमने पढ़ लिया था, और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है उसको तीन भागों में बांटा। उसमें से एक भाग हमने पढ़ लिया था, वो था स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। देखेंगे व्यंजन वर्गीकरण दो प्रकार से, एक उच्चारण स्थान, दूसरा प्रयत्न का आधार। उच्चारण स्थान हमने पूरा पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। इस कक्षा में हम व्यंजन का जो दूसरा वर्गीकरण है प्रयत्न का आधार, उसको पढ़ने वाले हैं, और उसमें से भी एक हम पढ़ चुके हैं, स्वर तंत्री में कंपन घोष अघोष वाली बात हमने कल कर ली थी। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। प्रयत्न के आधार पर, ये स्वर का दूसरा वर्गीकरण है, प्रयत्न के आधार पर। इसमें से जो पहला था स्वर तंत्री में कंपन, वो हम पढ़ चुके। दूसरा जो आधार है इसका, वो है श्वास वायु की मात्रा। ये हम पढ़ने वाले हैं आज, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। देखो कि जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे सांस के साथ हवा बाहर निकलती है। तो हवा की जो मात्रा है वो कितनी निकलती है, कम निकलती है या अधिक निकलती है, इसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। बहुत सारी परीक्षाओं में हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण होता है, कौन सा व्यंजन महाप्राण होता है। ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अल्प प्राण का मतलब क्या हो गया? अल्प प्राण का मतलब हो गया कम हवा की मात्रा, यानी हमारे श्वास के साथ हवा की कम मात्रा बाहर निकलती है, वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण हो गए। और श्वास के साथ हवा की ज्यादा मात्रा बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो ये बात हमने देखी कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, ये हमें जानकारी इनकी करनी है। तो देखेंगे अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, एक व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। व्यंजन के वर्गीकरण में एक पढ़ा प्रयत्न उच्चारण स्थान, दूसरा प्रयत्न का आधार। प्रयत्न के आधार में स्वर तंत्री में कंपन, ये हमने कल पढ़ लिया। घोष अघोष, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी वो घोष अघोष वाली, जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनमें हवा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है या हवा की कम मात्रा बाहर निकलती है। और महाप्राण जिनमें हवा की अधिक मात्रा बाहर निकलती है। ऐसे हो सकता है इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाएं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की कम मात्रा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की अधिक मात्रा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, वो हमसे पूछा जाएगा। उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ किस तरीके से इनको याद करेंगे। तो देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण किस तरीके से पढ़ना हमें। इसमें हम पहले सारे व्यंजन लिख लेंगे। क ख ग घ अं, ये 5 हो गए। फिर ये च छ ज झ ट ठ ड ढ अण ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व श श स
साथियों इनको हमें, ये जितने भी हमारे 33 व्यंजन हैं इनमें से कुछ अल्प प्राण हैं और कुछ महाप्राण हैं। अब हमें क्या करना है, इसको याद करना है कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण। तो आपको सबसे पहले जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये अभी इसी कक्षा में याद हो जाएगा, अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 4 है, उसमें 4 है। तो आप सबसे पहले 5-5 वालों को 4-4 वालों से अलग कर लीजिए। यानी यहाँ एक लाइन खींच देंगे, ये 5-5 वाले अलग और ये 4-4 वाले अलग हो गए। इस तरीके से करेंगे। फिर ये जो हो गए इनको क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, एक एक वर्ग इनका बनाते जाएंगे, इसको इस तरीके से बांट देंगे। अभी तक क्या किया हमने, यहां से एक लाइन खींची यहां तक, इसके बाद में इनको ऊपर वालों को वर्गीकृत कर दिया। अब देखो ये जो है, ये पहले वाला वर्ग क्या कहलाता है, अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। ये हो गई अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। इस प्रकार से ये इनको बांट दिया। बहुत आसान है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा ये तो होता है अल्प प्राण। हो सकता है किसी अलग तरीके से भी हमें क्वेश्चन बना दिया जाए तो हम कर सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वर्ग का वो क्या है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, इस तरीके से ये हो जाता है। नीचे वाले जो बचते हैं इनमें आपको ऐसे लाइन खींचनी है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और इनमें से जो पहला ये वर्ग है ये है अल्प प्राण, ये अल्प प्राण है, और ये दूसरा का पूरा वर्ग क्या है, महाप्राण है। इस प्रकार से हम हमारे 33 व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, बहुत सरल है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। और इस प्रकार हम बिल्कुल सरल तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण को विभाजित करते हैं। मुझे लग रहा है अगर ढंग से आपने इस बात को समझा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी या याद भी हो गया होगा कि कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, हम एच लगा देते हैं, यहां भी वो एच लगा हुआ है। यानी जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये अल्प प्राण है तो ये इसका महाप्राण है। अंग्रेजी में क्या होता है इसमें, जैसे इसका बनता है क का बनता है के ए और ख का क्या बनेगा के एच ए, ये ख बन जाएगा यहाँ, यानी एच ए लगा देंगे और ये महाप्राण बन जाएगा। इसी तरह इसका क्या होता है, जैसे ग का जी ए और इस घ का क्या होगा जी एच ए, ये एच लग गया। एच लगाकर अंग्रेजी में महाप्राण बनाया जाता है, जबकि हिंदी में इसके लिए बिल्कुल सभी में ये सिस्टम है, टी ए टी एच ए, डी ए डी एच ए, मतलब एच लगाएंगे और उसका महाप्राण बना देंगे। यानी इसका महाप्राण ये होता है, इसका महाप्राण ये होता है, इसका कोई महाप्राण नहीं होता। इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका कोई नहीं होता। इसका ये महाप्राण होता है, इसका ये होता है, ये अकेला अल्पप्राण है। इसका ये महाप्राण है, देखेंगे आप सब में एच लगेगा। इसका महाप्राण इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसका बाकी ये नहीं, और ये पूरे के पूरे अलग अलग हैं, इनमें कोई अल्पप्राण महाप्राण अलग से नहीं होता है। तो ये बस केवल अंग्रेजी का जो एच जो साउंड है वो महाप्राण ध्वनि है। यहाँ पर भी ये होता है क ख। तो हमारे किसी विद्वान ने सलाह भी दी थी कि हम क्यों न इसका जो महाप्राण रूप है इसका इस तरीके से इसका महाप्राण बना दें, लेकिन इसको फिर मान्य नहीं करा इस रूप को, और इसका महाप्राण फिर यही मानने लगे, ख ही करने लगे, इसको नहीं मान के ऐसे कर। तो ये है कुछ भी नहीं, केवल अंग्रेजी में जो हम एच लगाते हैं वो ध्वनि ही इसका महाप्राण रूप बनती है। इस तरह देखो आप कभी कभी ऐसे भी देखते हैं, जैसे एक उत्तक्षिप होता है ये ढ, इसका फिर जो महाप्राण होता है वो ऐसे होता है ढ। इस तरीके से भी इसकी महाप्राण ध्वनि एक अलग से बनती है। कभी कभी इसका जो महाप्राण है वो इस तरीके से भी बनता है न है, इसका महाप्राण बनता है न है, इसका भी महाप्राण बनता है ल है। हम इनको काम में लेते हैं, इसलिए ये भी इनके महाप्राण रूप हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे कैसे महाप्राण होते हैं, इसका न है, इसका म है, इसका ल है।
ये भी नए डेवलप जो है, विकसित जो महाप्राण हैं वो ये हैं। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखने की केवल एक ही बात है कि कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, बस, और कुछ भी इसमें विशेष बात नहीं है। अब देखो इसके उच्चारण में हवा जो है वो क्या होता है, हवा जो सांस के साथ निकलती, कम निकलती, इसमें ज़्यादा निकलती, बस यही इसका रूप होता है। हिंदी के साहित्यकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो क्या थे, इन महाप्राण वर्णों को ज़्यादा काम में लेते थे अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में, इसलिए उनको महाप्राण निराला कहने लग गए, महाप्राण निराला। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण की बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके वर्गीकरण में कुछ आगे बढ़ते हैं। इसका जो अंतिम जो वर्गीकरण है स्वर प्रयत्न के आधार पर, वो है जिह्वा द्वारा अन्य अवयवों का स्पर्श। जिह्वा द्वारा अन्य अवयवों का स्पर्श, ये भी आप जानेंगे। देखो कैसे होता है, इसमें हम वही हमारे जितने भी जो व्यंजन हैं उनको एक बार फिर से लिखेंगे। ये हमारे व्यंजन होगा। अब इसमें से देखो कैसे मैं तक के व्यंजन, कैसे मैं तक के व्यंजन क्या होते हैं, ये सारे व्यंजन कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्शी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है ये, इसको समझेंगे। कैसे मैं तक के व्यंजन क्या कहलाएंगे, स्पर्शी। अब कितने हो गए, देखो 25 हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। ये अभी 2016 में जो जेलर की जो परीक्षा थी उसमें प्रश्न बना कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, इसको स्पर्शी या स्पर्श से ऐसे कोई भी नाम दिया जाएगा, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। ये उत्तर था 25। तो 25, 20, 16 इस तरह से कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। साथ ही इसमें जो थोड़ा सा जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि ये जो चय वर्ग है, चय वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी मानते हैं। चय वर्ग को क्या मानते हैं, स्पर्शी संघर्षी। यानी हिंदी में थोड़ा सा जो बदलाव हुआ, ये संस्कृत में आपको 1 से 25 मानेंगे, जैसे रीट संस्कृत से दे रहे हैं वो 1 से लेकर यहाँ तक स्पर्शी मानते हैं। लेकिन हिंदी में 2 तरह के विद्वान हैं, अलग अलग बातें करते हैं। तो हम लोग एक कैसे मैं तक को स्पर्शी मानते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखते हैं कि चय वर्ग स्पर्शी संघर्षी भी होता है। अब हमें परीक्षा में विकल्प के अनुसार काम करना है। जैसे हमसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि स्पर्शी संघर्षी कौन सा होता है, तो हम ये उत्तर इनमें से देंगे। या चय वर्ग की इनमें से किसी को भी देकर पूछ लें कि कौन क्या होते हैं, और एक ऑप्शन स्पर्शी संघर्षी हो और एक ऑप्शन स्पर्शी हो, तो आप स्पर्शी संघर्षी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप स्पर्शी ही करेंगे। तो अपने दिमाग से इसको करना है कि ये होने पर ये करें, नहीं होने पर ये करें। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये एक स्पर्शी संघर्षी और होता है। अब देखो इसमें से ये जितने भी ये जो व्यंजन हैं, यानी ये पांचों के पांचों, ये कहलाते हैं नासिक्य। नासिक्य व्यंजन है, मतलब इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। इनको हम कहते हैं अनुनासिक। इनको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या हुआ, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। और जितने भी ये बच गए सारे के सारे, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे निरनुनासिक। यानी उन 5 के अलावा बाकी सारी क्या हैं, निरनुनासिक हैं। देखो एक बार कोशिश करेंगे याद करने की। कैसे मैं तक क्या कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं। इनमें से चय वर्ग क्या है, स्पर्शी संघर्षी है। ऑप्शन से आपको करना है। ये पांचों क्या हैं, पंचम वर्ण हैं, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक, यानी जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। और ये बाकी जो बच गए जो सब निरनुनासिक हैं, क्योंकि ध्वनि नाक से नहीं निकलती है।
इसके अलावा ये जो ये रे ले वे, ये चारों पांचों के पांचों ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं हम अंतस्थ। इनको अंतस्थ कहते हैं। ये रे ले वे ये चारों के चारों क्या हैं? अंतस्थ हैं। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन इनको कहते हैं। इसके अलावा ये और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं या कौन कौन से होते हैं? ये और वे। ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अर्ध स्वर है। अब हमारा अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अर्ध स्वर हैं। इनमें आधी विशेषता स्वर की होती है। कैसे होती है? कि जब स्वर का उच्चारण करते हैं ना तो हवा सीधी मुख से बाहर हो जाती है बिना रुकावट के, और व्यंजन में रुकावट के बाद बाहर होती है। इनमें उन दोनों के बीच की स्थिति होती है। पूरी तरह रुकावट भी नहीं आती है और पूरी तरह हवा मुख से बाहर भी नहीं निकलती। अब आप देखो, जैसे हम स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि में यह और वह बनते हैं, तो इनमें कुछ विशेषता स्वर की भी होती है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? हम अर्ध स्वर कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद में जैसे र है, र को हम क्या कह रहे हैं? प्रकंपित। इनको हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। देखो, र का जब उच्चारण करते हैं, आप खुद देखना कि र बोलते हैं तो और व्यंजनों की बजाय इसको बोलना अलग तरीके से बोला जाता है। र तो इसमें क्या होता है? जीभ में कंपन होता है। जीभ में कंपन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। प्रकंपित कहेंगे क्योंकि जीभ में कंपन होता है। और जीभ यूं ऊपर नीचे होती है, लुढ़कती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम लुंठित भी कहते हैं। ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। और एक जो लय है, इसको हम बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक बोलते हैं इनको, उसको लय को। लय में से माना जाता है कि लय के उच्चारण में जो हवा है, वो जब भी लय बोलते हैं तो हवा जीभ के दोनों साइड से, जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है। साइड को ही हम पार्श्व बोलते हैं हिंदी में। कुछ हमें अंग्रेजी के शब्दों का इसलिए भी प्रयोग करता हूँ कि वहाँ हिंदी के शब्द बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमें समझने में, इसलिए जैसे साइड्स, तो दोनों साइड से बाहर निकलते हैं, और साइड को ही हम हिंदी बोलते हैं पार्श्व। जीभ के दोनों पार्श्वों से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए यहाँ क्या है? ये पार्श्विक कहलाता है। अब देखो, ये जो ये हैं शेषस है, इनको हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय भी कहते हैं और इनको संघर्षी भी कहते हैं। ऊष्मीय या संघर्षी। देखो, इन चारों का जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो इनका उच्चारण जब करते हैं तो जीभ को क्या करना पड़ता है? रगड़ कर बाहर निकालना पड़ता है। रगड़ लगती है, इसलिए कहते हैं इसको कि संघर्ष करना पड़ता है इसको, जीभ को, इसलिए इनको संघर्षी कहते हैं। और इन साथ साथ जब संघर्ष करना पड़ता है, जीभ को रगड़ कर इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, तो रगड़ने से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। तो साथियों, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो एक बार देख लेंगे पूरा अच्छे से। कैसे मैतक क्या कहलाते हैं? कैसे मैतक क्या कहलाते हैं? स्पर्शी कहलाते हैं। इनमें से ये 5, ये जो चय वर्ग है, ये क्या कहलाएगा? स्पर्शी संघर्षी कहलाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड है। ये 5 पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के अनुनासिक कहलाते हैं। बच गए जो सभी क्या हैं? निरनुनासिक हैं। इसमें से येरे लेवे जो है वो अंतस्थ कहलाते हैं, अंतस्थ भी कहलाते हैं, प्लस से अलग अलग भी विभाजित हैं। ये और वह क्या है? अर्ध स्वर हैं। ध्यान में रखेंगे। र प्रकंपित या लुंठित होता है और लय पार्श्विक कहलाता है। ये जो नीचे वाले जो हैं, इनको संघर्षी और ऊष्मीय भी कहते हैं। तो अच्छे से इनको हम अगर देखते हैं तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम इसको याद नहीं कर सकें। उसके बाद में हम इसकी जो सारणी बनाना है वो सीखेंगे। हमारा व्यंजन का वर्गीकरण है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एक उच्चारण स्थान क्या होता है, एक वर्गीकरण हो गया। एक हमने घोष अघोष पढ़ लिया इसमें। एक इसके साथ में अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिया। एक हम ये पढ़ रहे हैं अनुनासिक और निरनुनासिक।
और एक हम पढ़ रहे हैं ये स्पर्शी, ये सब जो भी इनकी स्थिति है इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको हमने तो पिछली कक्षा में और आज की कक्षा में व्यंजन का वर्गीकरण हमने किया है, वो हमें समझ में आया या नहीं आया, हमें याद हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम इसकी एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी को बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। आप इसको घर पे भी बनाएंगे जिससे आपको ये व्यंजन वर्गीकरण पूरा आने लग जाए। देखेंगे आप सारणी किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे व्यंजन, या व्यंजन लिख लिया। फिर व्यंजन के बाद एक बॉक्स में हम बना लेंगे अघोष और घोष। इसके बाद में एक जो इसके बाद वाला जो है उसमें हम ले लेते हैं अल्प प्राण महाप्राण। एक में ये ले लिया अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। एक में हम लेते हैं अनुनासिक निरनुनासिक। अनुनासिक और निरनुनासिक ये हम ले लेते हैं। इसके बाद में एक में प्रयतन ले लेते हैं, ये जीभ वाला जो स्पर्श है वो है, और इसके बाद एक में उच्चारण स्थान। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। जैसे एक हम सबसे पहले एक कोई भी व्यंजन इसमें ले लेंगे। जैसे हमने क इसमें व्यंजन ले लिया। अब आप देखो क घोष और घोष को हम 13 वाला ध्यान में रखेंगे, जिस तरह से हमने बनाया था ऐसे लाइन खींच के, और तो ये क्या होता है अघोष होता है। आप इसकी पहले पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ये सारणी बनाएंगे। एक बार मैं इसका तरीका और एक दो व्यंजन आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है, अल्प प्राण होता है, हमने आज ही पढ़ा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। यहाँ ये क्या होता है, यहाँ इसकी ध्वनि नाक से नहीं निकलती, तो ये निरनुनासिक होता है, इसको हम निरनुनासिक कहेंगे। और इसका जो प्रयत्न का जो आधार है वो है स्पर्शी। हम प्रयत्न में केवल स्पर्शी वाला नहीं मानते हैं, वैसे प्रयत्न में सब आते हैं, लेकिन इसको स्पर्शी कहते हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, यानी कंठ या फिर कंठे, ये इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद में हम जैसे ख ले लेंगे। ख लेकर हम देखेंगे कि वास्तव में इसमें भी किस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। इसमें घोष अघोष में ये क्या हो जाता है, ये अघोष ही है, क्योंकि शुरू के दो हैं। इसमें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये महाप्राण हो जाएगा, या निरनुनासिक ही रहेगा, स्पर्शी ही रहेगा और कंठे ही रहेगा। और इस प्रकार से करते करते हम इसके आगे का जैसे गए ले लेंगे और इस तरह चलाते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसका व्यंजन का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखें साथियों, अभी हमने पिछली कल की कक्षा में, आज की कक्षा में व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ा, और इसमें बस इतना ही ध्यान रखना कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन में हमने इसको स्वर रहित करना सीखा, ऊपर और नीचे वाले व्यंजनों की स्थिति हमें पता होनी चाहिए, किस तरह हल चिन्ह लगाते हैं, कैसे शुद्ध अशुद्ध उन व्यंजनों को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। उसके बाद में एक वर्गीकरण हमने पढ़ा उच्चारण स्थान, जो हम ये कंठ तालु वाला हमें ध्यान में रखना है। एक हमने घोष अघोष ये पढ़ लिया, एक अल्प प्राण महाप्राण, एक अनुनासिक निरनुनासिक, और एक अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है स्पर्शी जो व्यंजन है, स्पर्शी कैसे होते हैं, अर्धस्वर कैसे होते हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यही थी आज की हमारी व्यंजन की कक्षा। इसकी अगली जो कक्षा होगी उसमें हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, बिंदी का प्रयोग कैसे किया जाता है, पंचम वर्ण कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं, कैसे उनको बदला जाता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और ये हमारी जो 52 वर्ण जो हैं उन तक हम पूरे पहुंच जाएंगे, उनकी विस्तृत जानकारी हम लोग कर लेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।